स्टार्ट है। हो गया। इस टीवी सामने वाली तो कल कहाँ तक हो गया था हमारा? अच्छा, वो इमेजेस कौन कौन सा हो गया था? अच्छा, ठीक ठीक। तो उसी को ही आगे बढ़ाएंगे। अरे प्रतिबिंब यानी कि वस्तु, मतलब सिंपल सी बात है, तुम्हारी जो परछाई है, परछाई प्रतिबिंब है और तुम खुद बिंब हो। वस्तु और क्या है? तो इसमें हमारे दो केस हो चुके थे। अब तीसरी कंडीशन, जब वस्तु वक्रता बिंदु के परे स्थित हो। अब इसका मतलब यह है कि हमारा, मान लो जैसे कि ये आपका वही प्रतिबिंब, वो दर्पण है। इस दर्पण की जो मुख्य अक्ष है, ये इस दर्पण की मुख्य अक्ष है। तो सिंपल सी बात है कि ये वाला जो पॉइंट है ये ध्रुव हो जाएगा P। यहाँ पर हम कहीं मान लेते हैं वक्रता बिंदु C, और यहाँ पर अपना फोकस बिंदु है F। ठीक है। अब जो वस्तु है आपकी वक्रता बिंदु के परे, यानी कि वक्रता बिंदु के इस तरफ कहीं पर भी हो सकती है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं भी हो सकती है। तो हम मान लेते हैं कि जो वस्तु है वो वक्रता बिंदु के कुछ इस जगह पर स्थित है। यहाँ पर आपके कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु स्थित है। ठीक है, ये अपनी कोई वस्तु या बिंब है जो यहाँ पर हमने वक्रता बिंदु के परे स्थित कर दिया। अब इसके बाद में जब इससे कुछ प्रकाश की किरणें निकलेंगी तो पहली किरण तो कुछ इस तरीके से जाएगी, फिर ये टकराकर इधर फोकस बिंदु से निकल जाएगी। तो ये किरण यहां से कुछ इस तरीके से निकल गई। अब दूसरी कंडीशन में इस वस्तु से फोकस बिंदु से ये किरण जा रही है, यहां गई, और फिर इस दर्पण पर ये टकराकर यहां कहीं निकल जाएगी। इसको सीधा ही बनाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा वक्रता बिंदु को कर रहा हूं अभी। यहां मान लिया वक्रता बिंदु में C। ठीक है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो इस पॉइंट पर बना है जहां पर ये दोनों लाइनें मिल रही हैं। तो इस तरीके से बनेगा यहां पर, और ये उल्टा बनेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब कोई भी वस्तु वक्रता बिंदु के परे स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता बिंदु और फोकस के बीच में बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा, क्योंकि ये बड़ा है, ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा
छोटा आएगा। तो वास्तविक, उल्टा और छोटा, और वक्रता बिंदु और फोकस बिंदु के बीच में। बस इतनी सी बात आप लोगों को लिख लेनी है, बना लो इसको फटाफट। तो ध्यान रखना, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बिंदु एवं वक्रता बिंदु के मध्य बनता है और प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं छोटा होगा। अरे बना लो जल्दी। कल ज्योग्राफी चालू हो गई तुम्हारी, वर्ल्ड है ना, जो दोनों। 8 घंटे लग रही है। हाँ, बहुत प्रयास करने के बाद लग रही है। चलो अच्छी बात है। ज्यादा तो नहीं हो रहा किसी के लिए 8 घंटे? जो 10 लगा दो। लिख लिया? अरे ठीक है, ठीक है। अरे अरे, बच्चों वाली हरकतें छोड़ो।
लिख लिया? तो अब इसका उल्टा केस कर देंगे हम लोग। हम क्या करेंगे, अब वस्तु को रख देंगे फोकस बिंदु और वक्रता बिंदु के बीच में, और फिर उसका प्रतिबिंब देखेंगे। तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको। हाँ, अगला केस है अपना, जब वस्तु वक्रता बिंदु एवं फोकस बिंदु के मध्य स्थित हो। तो इस केस में वही अपना यहां पर मान लेते हैं कहीं पर अपना वक्रता बिंदु, यहां पर मान लेते हैं अपना फोकस बिंदु, और इन दोनों के बीच में यहां पर हम कहीं वस्तु को स्थित कर देते हैं। तो ये यहां पर हमने अपनी वस्तु को स्थित कर दिया, यानी कि ये है बिंब। अब जब ये बिंब बनेगा तो एक रेखा तो यहां से निकलेगी और फिर वो फोकस से होती हुई निकल जाएगी आगे, और दूसरी रेखा यहां पर, दूसरी रेखा यहां से फोकस से होकर जाएगी और उसके बाद में ये रेखा इस दर्पण से टकराकर यहां कहीं आ जाएगी। तो अब हकीकत में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो इस पॉइंट पर बनेगा। तो यहां वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है? वक्रता बिंदु के परे, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। ठीक है, तो ये यहां पर अपना प्रतिबिंब बन गया, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। यहां से किरण जा रही है, फिर इधर निकल रही है, फिर ये किरण इस तरफ से जा रही है और फिर इधर निकल रही है। तो इतनी सी बात है। वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता बिंदु से परे बनता है और प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा बनता है। इसको थोड़ा सा और कर लो।
बना लिया। अरे तो बिना बोले बनाओ, जल्दी बनेगा। पर एक ही, अब इस बैच के बच्चे बहुत फेमिलियर हो गए हैं एक दूसरे से, हैं? अरे बनाओ तुम, बाद में जवाब दो। लिख लिया। तो अब देखो, इसके बाद अगले दो केस हैं, वो तो बहुत इजी हैं। अगला केस है कि जब वस्तु हमारे सीधे सीधे वक्रता बिंदु पर ही स्थित है। जब वस्तु वक्रता बिंदु पर स्थित हो, तो यहां पर हम मान लेते हैं वक्रता बिंदु, यहां पर हमने मान लिया फोकस बिंदु, और वक्रता बिंदु पर ही हमने वस्तु को स्थित कर दिया। तो ये वस्तु स्थित हो गई वक्रता बिंदु पर। तो जैसे ये वक्रता बिंदु पर स्थित हुई, तो यहां से प्रकाश की किरण निकली और फोकस से होती हुई चली गई। फिर उसके बाद में यहां से प्रकाश की किरण फोकस से निकली और फिर उसके बाद में यहां से तो ये किरण यहां से गई, यहां से गई, यहां आ गई और यहां आ गई। अब वस्तु का प्रतिबिंब इस बिंदु पर बनेगा, तो ये वक्रता बिंदु पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। ठीक है, तो ये आपकी वस्तु है और ये वस्तु का प्रतिबिंब है। तो वस्तु का प्रतिबिंब फिर वक्रता बिंदु पर
वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। तुम लोगों की रेडियो एक्टिविटी तो टेक्नोलॉजी के साथ ही हो गया था ना? अरे तुम्हारे नहीं हुई, जिनके हो गया। अरे होगा कोई बिफोर का भी। अच्छा बस यही है। हो गया ना रेडियो एक्टिविटी। तो वैसे भी अब ज्यादा लोग तो आ ही नहीं रहे, दो चार का तो क्या पता लगेगा। हो गया ना। बना लिया। राजस्थान ने कफ सिरप बैन कर दी है अभी, क्योंकि 3 बच्चों की मौत हो गई है डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन नाम की। खांसी की दवाई पीने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी, तो इसीलिए वो दवाई बैन कर दी गई है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन नाम से थी। साइड इफेक्ट हो गया होगा, कोई लॉट खराब आ गया होगा। कर देते हैं लोग कई बार, फार्मा वाले। बना लिया। अब लास्ट केस। तो छठा केस है अपना, जब वस्तु फोकस बिंदु
और ध्रुव फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य स्थित हो, तो इस केस में क्या होगा, तो देखो ये रहा अपना फोकस बिंदु मान लिया, और ये मान लिया हमने वक्रता बिंदु, और अब हमने वस्तु को स्थापित किया है कहाँ पर, फोकस बिंदु और ध्रुव इन दोनों के बीच में। तो मान लो यहाँ कहीं अपनी वस्तु है, ठीक है, यहाँ हमने कहीं वस्तु को स्थापित कर दिया है। तो जब हम इस जगह पर अपनी वस्तु को स्थापित करते हैं, तो पहली बात तो जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनेगा। तो एक केस में हम मान लेते हैं कि वस्तु की जो लाइन है, अरे रुको, इसको थोड़ा ऐसे बनाना पड़ेगा, चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे फिर से। तो एक तो वक्रता बिंदु से ये प्रकाश की किरण ऐसे निकल रही है, और दूसरे कंडीशन में ये निकलेगी अपने फोकस बिंदु से। यहाँ पर अब इसके बाद में प्रतिबिंब के इधर आभासी रूप से चीजें जाएंगी। तो इस तरीके से आपकी किरणें हल्की सी बैंड हुई, क्योंकि ये गोलीय दर्पण है, हल्का सा बैंड होंगी, तो कुछ इस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा। इसीलिए जो आभासी रूप से बन रहा है उसे डैश डैश लाइन द्वारा दर्शाया जा रहा है। और फिर उसके बाद में यहां हमारा ये प्रतिबिंब बनेगा। तो यानी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, पहली बात तो दर्पण के पीछे कुछ बनता नहीं है, तो इसलिए वास्तविक है नहीं, ये आभासी है। तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, वो भी आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है, इरेक्ट और मैग्निफाइड। हाँ, आभासी है ना, मानना पड़ता है भाई, होता थोड़ी है। आभासी में मतलब हो सकता है पर होता नहीं है, तभी तो आभासी है। तो उसको रियलिटी के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होगा, ये तो बस हमने इमेजिन किया है कि ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, हाँ, माना कि, ठीक। तो लिख लो यहां पर। तो ध्यान रखना, अवतल दर्पण में केवल और केवल एक ही केस में आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और वो तब बनेगा जब हम वस्तु को लेंस के बहुत ही पास, जैसे इतनी पास लिया है तो कुछ नहीं दिखता ना तुमको, क्योंकि यहाँ ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में वस्तु आ जाती है बस। बाकी सब में वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, कहीं बड़ा कहीं छोटा, हाँ, कहीं बराबर। बस एक केस में आभासी बनेगा,
इसीलिए यही केस कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि एक ही है आभासी वाला इसका, बाकी सब वास्तविक वाले। तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा और वस्तु से वस्तु तो लिख लिया था ना वो तो हमने पहले, कि फोकस और वक्रता बिंदु के बीच में कहीं पे भी करो, फोकस पर हो सकता है। फोकस वाला तो कल ही हो गया था, कि अनंत पर है तो फोकस पर बनता है, फोकस पर है तो अनंत पे बनता है। लिख लिया। तो चलो अब उत्तल दर्पण की बातें हो जाएं। उत्तर दर्पण में ज्यादा टेंशन नहीं है, दो केसेस हैं बस। तो उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब तो हम मान लेते हैं कि ये कोई हमारा उत्तल दर्पण है, जिसकी अंदर वाली जो सतह है ये खुरदरी है ऐसे।
अब ये जो दर्पण है अपना, इस दर्पण का यहाँ कहीं मैंने फोकस वो पोल मान लिया, ध्रुव, और इसकी जो मुख्य अक्ष है वो कुछ इस प्रकार से है। और मुख्य अक्ष जो है इसकी वो इस प्रकार से जा रही है। अब देखो हकीकत में यहां पर मैं कुछ भी नहीं लिख सकता फोकस बिंदु वगैरह। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि गोला तो ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा तो फोकस बिंदु तो इधर आएगा, इधर आएगा तो दर्पण के पीछे हो जाएगा। तो हकीकत में मेरा जो फोकस बिंदु आना चाहिए वो यहां पर आना चाहिए F, और यहां पर इसकी कर्वेचर आनी चाहिए C। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, इधर कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो अपना पहला केस ये है कि ध्रुव पोल से लेकर अनंत तक कहीं पर भी वस्तु रख दो तुम, क्योंकि मैं इधर तो दर्पण के पीछे जाके रख नहीं पाऊंगा ना। तो यहां से लेकर आगे तक कहीं पे भी रखो तुम, क्योंकि अब ना यहाँ पे फोकस बिंदु है ना कुछ है। तो कोई भी कंडीशन ले लो। तो मैंने क्या लिख लिया, पहला केस ही, जब वस्तु ध्रुव, दर्पण का जो ध्रुव यानी कि पोल P है, एवं अनंत के मध्य स्थित हो। अनंत के मध्य स्थित हो। तो यहां पर मैं मान लेता हूं इधर कहीं पे भी कोई भी वस्तु रख दो, जैसे कि मैंने यहां रख दी वस्तु एक। ठीक है, ये वस्तु मैंने यहां पर इसके रख दी। अब जैसे ही मैं इस वस्तु को यहां पर रखूंगा तो सिंपल सी बात है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। अपसारी दर्पण है ये, तो इससे जो भी प्रकाश की किरणें निकलेंगी वो फैलेंगी। तो इतना तो क्लियर है कि कोई रियल दर्पण, तो रियल प्रतिबिंब तो बनने वाला अपने पास है नहीं। तो जब भी कोई रियल प्रतिबिंब इससे नहीं बनेगा तो आभासी बनेगा। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि उत्तल दर्पण के दो ही केसेस हैं, और दोनों के दोनों केसेस में आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। पर अब यहाँ पर ये जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा कैसे? जैसे कि यहाँ पर अपनी ये जो प्रकाश की किरण है यहां से गई, और तुम्हें पता है कि ये दर्पण अपसारी है, किरणों को फैलाएगा। तो इससे टकराकर अब इधर बाहर की, इससे टकराकर ऐसे निकल जाएंगी। तो ये जो किरण जाएगी हमारी वो यहां यूं गई और ये फैल गई, बाहर की तरफ निकल गई। ठीक है, अब दूसरे केस के अंदर हमारा जो लाइन जाती है वो कहां से पास होती है, फोकस से। तो पहली बात तो अपना ये जो आभासी प्रतिबिंब है उसके साथ समस्या ये है कि अब हमें फोकस से ही लाइन को पास करना पड़ेगा। पर यहां तक तो लाइन ठीक आएगी, पर यहां से आकर तो वो दर्पण के पीछे ना, तो फिर वही डॉट 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 से ही दिखानी पड़ेगी मुझे, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। तो मैं क्या करता हूं, पहले डॉट वाली बना लेता हूं ताकि लाइन सीधी हो जाए, नहीं तो लाइन ही सीधी नहीं होगी। और अब इसके ऊपर मैं यहां तक इसको रियल दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये लाइन यहां से गई हमारी, किरण यहां से गई और इधर फोकस पर चली गई। अब इसके बाद में अपना जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, अब मान लो कि यहां वाली ये जो किरण है ये भी पीछे की तरफ आ रही है, आभासी रूप से कहीं पर आ रही है ना। तो ये वाली लाइन का भी मैं एक आभासी चित्र देख सकता हूं कि जैसे कि मान लो ये वाली लाइन कहीं पर ऐसे आभासी आ रही हो। थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं इसको। इसको थोड़ा हटा लो अभी। अब इसके बाद में ये वाली जो लाइन है ये भी कहीं इधर जाकर आपकी मिलेगी,
और इसको भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम। तो ये अपना फोकस है। तो वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनेगा कहीं पर। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा अपना, वो कैसा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, है ना। अब देखने में उल्टा लग रहा है पर आभासी है, तो हम क्या कहें, इसीलिए कहा जाता है इनका जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और छोटा बनता है। अब सीधा उल्टा तो वो आभासी है, तो भाई क्या कहें, ठीक है। तो बस वर्चुअली इरेक्ट प्रतिबिंब बनेगा, आभासी और सीधा। तो ये डायग्राम बनाओ, तो डॉट डॉट लाइन उसी हिसाब से दिखाना जैसे दिखाई गई है। केमिस्ट्री डालो, कल से बोला था, गणेश को बोल दिया। किसने नहीं, केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स करो इसको। कल भी चेंज करना था और आज भी फिजिक्स कर दो इसको। बाकी इस केस के अंदर लोग एक प्रतिबिंब यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेते हैं जो कि सीधा बन जाता है, बस थोड़ी सी रेस चेंज करनी पड़ेंगी। इसीलिए सीधा और उल्टा दोनों बन सकता है, और पर दोनों केस में आभासी और छोटा बनेगा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, सीधे उल्टे पर जाते ही नहीं है। तो ध्यान रखना, इसमें हम कह सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी और छोटा बनता है। तुम्हें कोई डायग्राम वायग्राम ज्यादा ध्यान नहीं रखने हैं, बस ये पता होना चाहिए किसका कैसा बन रहा है बस। आएगा तो कोई एक क्वेश्चन आएगा इस पर, और जब आता है तब बहुतों के नेगेटिव लाता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। थोड़ा सा एग्जाम से अगर एक आध दिन पहले पन्ने भी पलट लोगे तो सही हो जाएगा, और नहीं पलटोगे तो फिर गलत हो जाएगा। अच्छा, एक दो दिन चाहिए तुम्हें रिलैक्स होने के लिए? ऐसा कुछ नहीं होता, सब मन की भ्रांति है कि इतना तुम कौन सा पहाड़ तोड़ रहे हो जो एक दो दिन चाहिए रिलैक्स होने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर इस हिसाब से होता तो बेचारे आरएस मेंस वाले तो मेंस दे ही नहीं पाते, फर्स्ट सेकंड पेपर याद रहता तो फिर थर्ड फोर्थ भूल जाते, उनको तो लगातार देने पड़ते हैं। यूपीएससी वाले तो बेचारे 9 दिन तक लगातार पेपर देते हैं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट से तो दे ही नहीं पाएंगे। किसने कहा कॉलेज के एग्जाम लगातार होते भाई? वो कॉलेज के एग्जाम तो एक एक महीने बाद आते हैं, ये तो लगातार होते हैं।
5 पेपर लगातार होते हैं, बस ऑप्शनल तुम्हारे थोड़े गैप में हो सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि किसी का ऑप्शनल पहले हो गया, किसी का बाद में होगा, पर जब भी ऑप्शनल होगा उसी दिन में दोनों निपट जाएंगे, फर्स्ट सेकंड पेपर। ये है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है भाई, ये थोड़ी कि कॉलेज की तरह आराम से 1 महीने बाद अगला पेपर, ऐसा नहीं होता। लिख लिया। अब बस एक लास्ट केस जिसमें अब वस्तु को हम अनंत पर स्थापित कर देंगे और उसका प्रतिबिंब भी आभासी बनेगा। पीछे आभासी ही बनेगा। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो मान लेते हैं हमारी जो वस्तु है कहीं अनंत पर स्थित है ये, तो यहां पर कहीं वस्तु अनंत पर स्थित है, तो इस पॉइंट को मैंने मान लिया अनंत है ये, और अनंत पर यहां वस्तु मेरी स्थित है। तो यहां से अपने वही प्रकाश की किरण जाती है, यहां से प्रकाश की किरण जाती है और दर्पण के अपसारी होने की वजह से मुड़ जाती है। अब फिर इसके बाद में एक प्रकाश की किरण अनंत से सीधे सीधे आएगी मुख्य अक्ष की ओर, और अब सीधे सीधे टकराकर वापस यहां से चली जाएगी। तो हकीकत में एक प्रकाश की किरण यहां गई और फिर यहां से निकल गई, और एक प्रकाश की किरण यहां गई और सीधे सीधे ही अनंत से आ रही है, तो मुख्य अक्ष से ही टकराकर वापस आ गई। अब हकीकत में प्रतिबिंब बना कहां? तो वो यहां पर जो फोकस बिंदु है उस फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा, और ये जो प्रतिबिंब बनेगा आपका आभासी होगा, बहुत ही छोटा होगा, और इतना छोटा कि बिंदु समान होगा। बस तो बस एक छोटा सा प्रतिबिंब बिंदु के समान बनेगा, वो भी फोकस बिंदु पर। बस अब वो बिंदु समान है तो ज्यादा बड़ा हम दिखा नहीं सकते यहां पर, है ना। तो ध्यान रखना, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, दर्पण के पीछे फोकस बिंदु पर, दर्पण के पीछे फोकस बिंदु पर आभासी और अत्यंत छोटा बिंदु के समान
बनता है। लिख लिया। तुम लोग कभी मेला वेला देखने गए हो? उसमें एक वो कांच का सा घर होता है जिसमें देखो तो सारी जगह तुम्हारी फोटो नजर आती है। शीश महल ऐसे नाम देते हैं उसको। जिसके जिसके अंदर जाओगे तो चारों तरफ तुम्हारी तुम्हारी शक्ल दिखेगी तुम्हें, और कहाँ से बाहर निकलना है भूल जाते हैं कई बार लोग। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, सिंपल समतल दर्पण लगा देते हैं अलग अलग एंगल पर, जिसकी वजह से तुम्हारी कई सारी इमेजेस बनती हैं। फिर कभी तुम नाई की दुकान पे बैठे हो तो नाई क्या करता है, आगे एक शीशा लगा रहता है, पीछे एक शीशा लगा रहता है, और पीछे वाला शीशा थोड़ा सा से मुड़ा रहता है। उसकी वजह से तुम्हें अपनी 2-3 इमेजेस दिखती हैं उसमें। तो इसीलिए कई बार एक सिंपल सा प्रश्न आता है कि समतल दर्पण पर अगर 2 शीशे आमने सामने इस तरीके से लगे हुए हैं कि उनके बीच का कोण 60 डिग्री है या 90 डिग्री है, तो बताओ कितने प्रतिबिंब बनेंगे? फॉर्मूला होता है इसका एक सिंपल सा, 360 बाई थीटा -1। यानी कि अगर 60 डिग्री एंगल है तो 360 बाई 66 -1 5 प्रतिबिंब, और अगर 90 डिग्री एंगल है तो 360 बाई 90 -1। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन कई कई बार रिपीट होता रहता है बस। विषम संख्या अरे थीटा क्या ले रहे हो पहले तो ये बताओ। हाँ, अरे पर सीधी सी बात है, तुम दोनों आमने सामने लगा रहे हो ना, 120 डिग्री में लगा कैसे पाओगे बताओ? 90 से ज्यादा का कोण बना कैसे पाओगे? दीवार के पीछे जाके तो नहीं बनाओगे ना कि आधा दीवार में घुसा दो आधा बाहर निकाल लो, नहीं लग सकता ना। दोनों के बीच का जो एंगल है वो पूछा गया है। ये जैसे कि अभी 180 डिग्री है, फिर उसके बाद में आपके ज्यादा से ज्यादा तुम उसको इतना ही घुमा सकते हो, उल्टा हो जाएगा ना फिर तो वो प्रतिबिंब। 90 से ज्यादा तो कैसे घूमेगा, फिर तो दर्पण की खुरदरी सत्य आ गई।
अब वो आभासी केस में तो कुछ भी कर सकते थे, पर हकीकत में तो 90 से ज्यादा घूम ही नहीं पाएगा ना, घूमेगा तो उल्टा हो जाएगा, और उल्टा हो गया तो खुरदरी सत्य आ गई, नहीं बन रहा कोई प्रतिबिंब, बताओ कहां से बनेगा। जैसे कि इसको मैं अब केवल और केवल 90 डिग्री तक ही घुमा सकता हूं, इसके बाद घुमाऊंगा तो ये उल्टा हो जाएगा ना पूरा, फिर तो ये टूटेगा नहीं, दूसरी वाली सतह आ जाएगी टूट नहीं जाए। तो नीचे एक नोट लिख लो, यदि दो समतल दर्पणों यदि दो समतल दर्पणों के मध्य का कोण थीटा डिग्री हो तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या n होगी, और n का मान होता है यहां पर 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण भी लिख सकते हो, यदि दो समतल दर्पणों को 60 डिग्री, 60 नहीं करते, थोड़ा कम कर लेते हैं, 30 तो और कम, ज्यादा प्रतिबिंब नहीं बनाने हमें, कम ही बनाने हैं। अच्छा, फिर पॉइंट में निकालेंगे क्या? हाँ, 72 से कट जाएगा क्या? ठीक है, 72 डिग्री पे रख ला सकते हैं, इजी कर लेते हैं कैलकुलेशन, 45 मान लेते हैं। दो दर्पणों को 45 डिग्री पर रखा जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या तो n हो जाएगा 360 बाय 45 -1, तो हो गया ये, कितनी बार कट गया अपना, 45 से तो ज्यादा बन गए ना, बहुत ज्यादा प्रतिबिंब हो गए, इतने तो तुम देख ही नहीं पाओगे नाई की दुकान पे, फिर तो शीश महल बन जाएगा, वही करना पड़ेगा, 90 रख लेते हैं। यही ठीक है, क्योंकि नाई की दुकान पर मैक्सिमम तुम लोग या तो 3 प्रतिबिंब देखते हो या फिर ज्यादा ज्यादा 5। तो 4 बन जाएंगे। अरे तो अभी हम सम और अभिषम प्रतिबिंब वाली बात अभी कर ही नहीं रहे हैं, हम नॉर्म केवल ही कह रहे प्रतिबिंबों की संख्या, हम ये नहीं कह रहे कि सम कितने बनेंगे विषम कितने बनेंगे, उस पर हम जा ही नहीं रहे।
अरे वो जैसे कि सम आता है तो घटाते हैं, विषम आता है तो, हाँ, तो हम विषम वाला केस अभी ले ही नहीं रहे। हाँ, तो वो वाला केस हम ले ही नहीं रहे क्योंकि अरे क्यों कंफ्यूजन पैदा करना अभी, ये है। तो वो क्या है? नीली पीली? नहीं, जैसे कि किसका? कौन है? कौन है ये? चलो लिखो लिखो तुम फटाफट। और फरमान जी ने कितने 4-5 महीने ले लिए बताओ। क्यों? टॉपिक तो कर ही दिए होंगे पूरे। तो वो तो खुद ही करने पड़ेंगे, अब उसको तो रटना ही है। हाँ आते हैं तो कुछ नहीं किया जाए। देखो सिंपल सी बात है, अब कितनी बार बताएं, तुम्हें शायद बताया भी होगा, टेस्ट से केवल देने के लिए होते हैं, उनमें मार्क्स और रैंक वैंक का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पहली बात तो जो भी एग्जामिनर तुम्हारा पेपर बनाएगा ना, वो पूरे सिलेबस में बनाएगा, पेपर को बैलेंस रख के बनाएगा। यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं रखता है। उनको जो क्वेश्चन मिल जाते हैं ना, कहीं से भी मिले, वो तुम्हारे डाल देते हैं। और उस टेस्ट केवल देने के लिए देना चाहिए कि बस तुम उस 2-3 घंटे के टाइम में ढंग से अपनी परफॉर्मेंस चेक कर पाओ बस। और जो क्वेश्चन नहीं भी आते हैं ना, उनको तुम कैसे डील करते हो, क्वेश्चन ना आते हुए भी तुम सही आंसर तक कैसे पहुंचते हो, उसके लिए है टेस्ट। कौन सी? कोई सी भी टेस्ट सीरीज हो, वो अगर तुम्हें ये लगता है ना कि मैं यार वो 2 घंटे में ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाता, पेपर की स्पीड कम ज्यादा हो जाती है, या गोले गलत भर जाते हैं, या फिर मेरा दिमाग ठीक नहीं चलता वहां पर, या फिर कंसंट्रेशन नहीं है, तो टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। पर अगर तुम्हें आदत है कि हाँ तुम जो भी पढ़ लेते हो उसको ढंग से टेस्ट में परफॉर्म कर पाते हो, तो कोई जरूरत नहीं। फिर तो बस फाइनल एग्जाम हो तब फुल टेस्ट दो, बात खत्म, प्रैक्टिस खत्म। तो हकीकत में हमारे यूपीएससी में कोई इतनी लंबी लंबी टेस्ट सीरीज नहीं देता है, क्योंकि टेस्ट सीरीजों को टाइम टेबल फॉलो करेगा तो खुद नहीं पढ़ पाएगा ना कभी भी। और केवल उनको फॉलो करने से सिलेक्शन होते नहीं है, ये हकीकत है। सिलेक्शन होंगे सेल्फ स्टडी से। तो हमारे यूपीएससी में लोग क्या करते हैं, जिसको एक बार प्रीलिम्स विलिम्स देना आ गया, वो कभी कोई टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं देता है। बस जब प्रीलिम्स होता है उससे जस्ट 10 दिन पहले जितने भी फुल लेंथ पेपर होते हैं वो 2-4 निकाल लाता है, घर पे बैठ के दे लेता है और प्रीलिम्स निकल जाता है उसका। ऐसे ही मेंस में भी लोग करते हैं। अब मेंस में तुम कितना भी कर लो, तुम्हें पता है कि जो कॉपी चेक करेंगे वो गधे हैं, ये हकीकत है। यहाँ नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट में गधे ही हैं, क्योंकि टीचर तो कॉपी चेक करता नहीं है, वही करते हैं कंटेंट वाले। कंटेंट वाले होते कौन है? जिनके खुद के कभी मेंस नहीं निकले, और निकल भी गए तो एक बार निकल गया होगा। और उनमें से भी जैसे कि कंटेंट टीम में 50 लोग हैं, ढंग के 3-4 ही होते हैं, बाकी सब फर्जी हैं, जग जुगाड़ से लगे होते हैं हर जगह, ये कड़वा सच है। अब वो देख चेक कर रहे हैं तो उनको क्या नॉलेज है? उनको किसी सब्जेक्ट को अच्छा लगता है तो उसकी तो वो कर देंगे, जो सब्जेक्ट उनको अच्छा नहीं लगता है वो क्यों करेंगे? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हम साइंस वालों के साथ, क्योंकि साइंस वाले कंटेंट में मिलते ही नहीं है। क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड से होगा वो क्यों करेगा यहाँ पे जॉब? उसके पास और भी ऑप्शन है ना। तो साइंस के ढंग के बंदे किसी भी कोचिंग में कंटेंट की टीम में तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जो भी साइंस का बच्चा होगा या तो वो कोई और जॉब कर लेगा जहां उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, वो यहाँ क्यों आएगा? तो इसीलिए तुम्हें मैक्सिमम कंटेंट टीम में मिलेंगे करंट अफेयर्स वाले। तो इसीलिए सबसे ज्यादा टेस्ट तुम्हारे करंट अफेयर्स के होते होंगे, है ना। दूसरा फिर पॉलिटी वाले, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वाले, और उसमें भी राजस्थान वाले,
क्योंकि मैक्सिमम लोग, इनके पास कहीं और जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना ज्यादा, तो ये घूम फिर के यहीं आएंगे और फिर वही बैठेंगे, तो फिर वो अपने क्वेश्चन ज्यादा भी डालेंगे और अपने नॉलेज के हिसाब से भी डालेंगे। साइंस की नॉलेज है ही नहीं इनके पास ज्यादा, तो क्या करें। हमने भी कई बार बात की कि ऐसा क्यों होता है, उन्होंने सीधे कह दिया सर हमारे पास है ही नहीं साइंस का कोई बंदा, इसमें टेक्नोलॉजी का तो कोई करते ही नहीं है। तो करते क्या, गूगल पे बैठते हैं, जो भी क्वेश्चन चल रहा होता है उसे डाल देते हैं कॉपी पेस्ट जहां मिल गया वहां से। अब प्रॉब्लम ये कि वो सिलेबस में है या नहीं है, यूपीएससी वाला है या आरएएस वाला है, उससे कोई मतलब नहीं है। किस एग्जाम के लिए पेपर बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। जो मिल गया कॉपी पेस्ट करके खाना पूर्ति हो गई। इसीलिए साइंस के तुम्हारे सबसे कम पेपर होते होंगे और सबसे ज्यादा आउट वाले क्वेश्चन आते होंगे जो रिलेवेंट नहीं है। हाँ वो इसीलिए, क्योंकि ज्यादा पेपर होंगे तो ज्यादा विवाद होगा, ज्यादा विवाद होगा तो फिर हमें तुम बोलोगे, फिर हम इनको बोलेंगे, तो इसलिए प्रॉब्लम ही खत्म। और सबसे इजी रहता है करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वो गौरव सर पढ़ाते हैं तो बन ही जाते हैं। अब फिर उनको एक जगह यूज करो या 10 जगह यूज करो, क्या फर्क पड़ रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा टेस्ट तुम्हारे करंट अफेयर्स के होते हैं। हाँ वो इसीलिए तो, क्योंकि एक बार काम किया फिर सब बैचों में चलाओ और वो वहां से हो ही जाता है, तो वो इजी है ना। ये है, इसीलिए बैलेंस कोई नहीं रखेगा। इवन कोई भी कोचिंग वाला पेपर को एग्जाम ओरिएंटेड बैलेंस रख ही नहीं सकता है, क्योंकि वो बैलेंस तो तब रखेगा ना जब उसके पास हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे या अच्छे लोग होंगे। होते ही नहीं, किसी कोचिंग में नहीं होते। बेशक वो सिलेबस के अनुसार तुम्हें टॉपिक दिखा देंगे, पर उसके अंदर क्या आ रहा है वो भी तो मैटर कर रहा है। इसीलिए तो हम लोग तो ये कहते हैं कि तुम्हें जब भी पेपर हो ना तुम्हारा, तो मार्केट से 2-4 कोचिंगों का टेस्ट सीरीज ले लो, और मतलब पेपर मिल ही जाते हैं आजकल फोटोकॉपी वाले दुकान पर, और उसमें से जिस सब्जेक्ट का जो अच्छा लगे वो कर लो। तुम्हें तो क्वेश्चन की वैरायटी चाहिए ना, कहीं से भी लो, क्या प्रॉब्लम है। और डिसिप्लिन खुद के अंदर होना चाहिए। ये थोड़ी कि तुम यहाँ पर जैसे कि 200 बच्चों का बैच है, देने 50 ही आते हैं, उनमें से पढ़ के 10 ही देते हैं, उनमें तुमने टॉप कर भी लिया तो कौन सी बड़ी बात है। तुम तो वही अंधों में काने रह जाओ, बताओ, उनमें से 3 तो टॉपर बन जाते हैं, ये हकीकत है। अब उसमें भी तुम रैंक की क्या टेंशन लेना, रैंक होनी चाहिए कम से कम 2000, 4000, 5000 बच्चों में, और वो बाकायदा सबको मिलाकर एक मेगा टेस्ट करवाकर फिर लगानी चाहिए। जैसे हम लोग जब यूपीएससी में वाजीराम में पढ़ा करते थे, तो वहां पर कोचिंग के ही बच्चे थे कम से कम 4-5 हजार, तो और ऊपर से बाहर के टेस्ट देने आ जाते थे, तो 16,000 बच्चों की रैंक लगा करती थी। वहां पर कंपटीशन का मतलब समझ में आता है। अब 5 में तुम टॉपर बन के हीरो बन रहे हो, क्या मतलब है उसका। अब ऐसे ही हमने भी सोचा था, तो हमने आरएएस में क्या किया, एक बार मींस का एक टेस्ट लिया, पेपर खुद ने बनाया और पूरी टेक्नोलॉजी का टेस्ट लिया 5 बैचों का एक साथ। पता चला कि 5 बैचों में से फिर भी देने 60 बच्चे ही आए, और 5 बैचों के मिलाकर कम से नहीं तो कम 2-2.5 हजार बच्चे होने चाहिए थे, देने 60 बच्चे आ रहे हैं, और मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं इनके 82। सबसे कम मार्क्स है 5 नंबर 200 नंबर के पेपर में से। अब बताओ फिर ऐसे बच्चों के लिए कैसे टीचर मेहनत करे। जितने घंटे का तो तुमने टेस्ट नहीं दिया, उससे ज्यादा का तो हमने पेपर बनाने में और आंसर बनाने में लगा दिए। तो चक्कर वो है ना कि सब एक जैसे ही हैं। हाँ, उत्कर्ष में ही किया था हमने आरएस मेंस वाले बच्चों के लिए, 5 बैचों को मर्ज करके पूरा पेपर बनाया था, तो उसका कोई रिजल्ट आया नहीं, फिर बनाना छोड़ दिया हमने। क्या करें, क्योंकि बच्चे सिंसियर दिखेंगे तभी तो हम काम करेंगे, है ही नहीं। वही है ना, वो देखो तुम्हारे तो देखो एसआई में क्या है, हकीकत में साइंस का ज्यादा क्रेज है ही नहीं। तुम्हारे हिंदी विंदी चलो इसमें तो अलग से वेटेज दिखता है, तो इसलिए हिंदी में तो फिर भी आ जाएंगे देने, और हिंदी आर्ट्स वाले साइंस वाले सबको देना पड़ता है। पर अगर कल को हमने साइंस का या टेक्नोलॉजी का ले लिया ना, तो डर के 20% तो से ज्यादा की तो उम्मीद है नहीं आने की, उसमें से भी गायब हो जाएंगे। ये रहता है।
तो इसीलिए फिर कंटेंट टीम वाले भी सोचते हैं कि यार सबसे ज्यादा ये लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के ही पेपर देने आते हैं राजस्थान के, और करंट के देने आते तो वही लेते रहो, भीड़ तो आएगी। वो वाली बात भी तो है ना, सबके अपने अपने व्यू पॉइंट है। पर हकीकत में हालत बड़ी गंभीर है, पढ़ने वालों की भी पढ़ाने वालों की भी, दोनों की ही। मेहनत दोनों ही नहीं करना चाह रहे आजकल के सिनेरियो में, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्या करे पर। चलो लेंस की बातें कर लेते हैं। तो टेस्ट सीरीज हकीकत में उनके लिए ही बची है जिनको ओएमआर भरना नहीं आता, पेपर बैठ के देने में प्रॉब्लम होती है कि घर पे 2 घंटे के पेपर में हर 15 मिनट में उठ के जाएंगे, या फिर 2 घंटे भी नहीं टिक के बैठ सकते, सोचते रहते हैं और गोले नहीं भरे जाते, आलसी हैं, उन लोगों के लिए टेस्ट सीरीज। अब वो हमें नहीं पता, अब कितने देते हो तो लिस्ट लगेगी तब पता चलेगा, और लिस्ट खुले में लगनी चाहिए, खुले में। हाँ, लिस्ट खुले में लगनी चाहिए, बेइज्जती खुले में होनी चाहिए, तब फर्क पड़ता है। ये नहीं कि चुपके से कह दिया कि तुम्हारे बैच में ये टॉपर है, क्या मतलब है? बैच में इतने से बच्चे हैं, उसमें देते इतने से होना चाहिए तो पूरे कोचिंग का एक साथ होना चाहिए ना, पूरा मैनेज, पूरी रैंक एक साथ लगनी चाहिए, तब माहौल बनेगा। अब वही तो है ना, बनाए कौन। इवन आधे से ज्यादा तो घर ही भाग जाएंगे पेपर का नाम सुन के। हाँ, चलो तो देखो, हमारा जो लेंस है, दर्पण में तो एक सतह खुरदरी थी, यहां पर दोनों ही सतह परावर्तक होंगी। तो हमारे लेंस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। तो हमारे लेंस जो होंगे वो बेसिकली 2 टाइप के होंगे। एक होगा आपका उत्तल लेंस, जिसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस, और एक होगा आपका अवतल लेंस, यानी कि कॉनकेव लेंस। और देखो, ये जो उत्तल लेंस है हमारा, इसकी सतह उभरी हुई होगी, तो ये कुछ इस तरीके का लेंस है, ये बीच में से मोटा और किनारों से थोड़ा सा चपटा। और जबकि ये जो अवतल लेंस है वो कुछ इस प्रकार का है अपना, जिसके अंदर दो बीच में से पतला और किनारों से थोड़ा सा मोटा। अब याद हो तो वहां पर हम लोगों ने बात की थी कि जो अपना उत्तल दर्पण था वो अपसारी प्रकृति का था, यहां उल्टा हो जाएगा। यहां उत्तल जो लेंस है वो अभिसारी प्रकृति का हो जाएगा, क्योंकि किरणें यहां पर जाएंगी और फिर आगे कहीं कन्वर्ज हो जाएंगी। तो इसकी किरणें जो होंगी वो हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई मुख्य अक्ष है, इसको रहने दो, अभी अलग से बना देंगे। अभी बस मान लो कि यहां से कोई किरणें जाएंगी फिर आगे मिल जाएंगी, ऐसे मिल जाएंगी, तो यहां पर आपके कन्वर्ज हो रही है। तो ये जो लेंस होगा, फिर बना ही देते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो ये इसकी मुख्य अक्ष है, और ये अगर मुख्य अक्ष है
तो प्रकाश की किरणें थोड़ी यहां पर ऐसे टकराई और फिर उसके बाद में आगे जाकर ऐसे मिल गई। तो हकीकत में ये जो किरणें हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं, यानी कि ये अभिसारी प्रकृति का है। तो इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि किरणें यहां पर आकर आपकी मिल रही हैं ऐसे। और जबकि इसमें क्या होगा, ये इसकी मुख्य अक्ष है, यहां पर अपनी प्रकाश की किरणें इस तरीके से जा रही हैं। अब इसके बाद में जो प्रकाश की किरणें होंगी वो यहां से फैल जाएंगी, तो इसीलिए अपसारी प्रकृति का है ये, अपसारी लेंस है ये। अपसारी लेंस। अरे क्या हो गया, किसने? रिजल्ट आने वाला है वैसे। इस बार तो जिन्होंने लिखा है ना वो ही नहीं बता रहे कि लिखा भी है। हाँ और क्या। अरे तो लिखने में क्या होता है, हकीकत में कोई वैल्यू नहीं है प्री मेंस लिखने की। बहुत लोग लिखते हैं राजस्थान में प्री पास करना आरएएस का कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ मेंस निकल जाए उसके बाद कहा फिर भी जा सकता है कि चलो एक इंटरव्यू दिया, दो इंटरव्यू दिए, मेंस मेंस में बैठना कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्योंकि 15-16 हजार में भी तो भीड़ का हिस्सा ही हो तुम। और प्री तो कई बार तुक्के में भी निकल जाता है, ये हकीकत है।
इस बार तो चलो फिर भी अच्छा था, पिछली बार वाला तो तुक्के में हुआ है लोगों का। इस बार और अच्छा होगा प्रीलिम्स, इस बार और अच्छा होगा, मतलब पेपर का लेवल और ढंग का होगा इस बार। ऐसा ही का तो खैर लेना ही पड़ेगा, जितने भी हवा में उड़ रहे हैं ना लोग कि ऐसे ही का पेपर लो लो लो, सब पता चलेगा फिर कहेंगे क्यों लिया, तब तक भ्रम में तो रह रहे थे कि हम तैयारी कर रहे हैं, घर वाले तो नहीं डांट रहे थे कि एग्जाम ही नहीं हो रहा। ऐसा ही हो रहा है ना आरएस वाले बच्चों के साथ, पहले होते नहीं थे हर बार पेपर, अब लगातार 2 बार हो गए, तो मुंह छुपा के घूम रहे हैं कि 2 बार बेइज्जती करवा दी इसने। गारंटी तो अभी किसी चीज की नहीं, लिख लिया। हाँ वो तो है, चलो अब देखो, अरे बस बस बस, हाँ अब देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि हम लोग कोई भी एक लेंस ले लेते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने एक उत्तल लेंस ले लिया, ये आपका एक उत्तल लेंस है, ये एक हमारा उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस के अंदर हमने इस पॉइंट पर इस उत्तल लेंस का केंद्र मान लिया O, ठीक है। अब इससे आर पार जाती हुई एक अक्ष मान ली हमने, जिसको हम इसकी मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब देखो उस केस में तो पहले क्या होता था, दर्पण के केस में एक ही फोकस बिंदु था, पर हकीकत में अब इधर से ये वाला गोला बनेगा और एक गोला ये वाला बनेगा, 2 बनेगा। तो यहां पर जो ये वाला गोला बना, इसका जो केंद्र बिंदु है उसको मैंने बोल दिया क्या, C1, ठीक है। और ऐसे ही ये वाला जो गोला बना उसका केंद्र बिंदु जो है उसको कह दिया C2, ठीक है। अब ऐसे ही ये वाला जो गोला बना उसका फोकस बिंदु हो गया F1, और ये वाला जो गोला बना उसका फोकस बिंदु हो गया F2। पर अब हकीकत में लेंस का फोकस बिंदु क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, जब भी लेंस का फोकस बिंदु निकाला जाता है तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो यानी कि इन दोनों फोकसों के व्युत्क्रम को जोड़ने पर हमारे लेंस के फोकस का व्युत्क्रम प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये 1/f1 प्लस 1/f2 होगा। और ध्यान रखिएगा यहां पर ये जो 1/f है इसे ही लेंस की पावर या शक्ति कहते हैं, जिसका मात्रक डायोप्टर होता है, जो कई बार आप लोगों से पूछा जाता है एग्जाम में कि लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है, डायोप्टर। तो ध्यान रखना, जो भी आपकी लेंस की शक्ति होगी वो होती है 1/f, यानी कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम, और ये जो लेंस की शक्ति है पावर, इसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, जैसे D से दर्शाते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, ये हमारा जो अभिसारी लेंस है यानी कि उत्तल लेंस है, इसकी शक्ति या इसकी जो फोकस दूरी है वो पॉजिटिव होती है, इसीलिए इसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। और
इसकी जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है, तो इसकी पावर भी नेगेटिव होगी। तो जब भी तुम्हारे चश्मा चढ़ता है तो किसी के नेगेटिव नंबर का चढ़ेगा, किसी के पॉजिटिव का चढ़ेगा। और अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार इसके तो नंबर अब प्लस में आ गए हैं, तो मतलब उत्तल लेंस लग गया है मोटा वाला, वो ऐसा भारी भरकम सा दिखता है। माइनस में तो नॉर्मल सबके जो लगते हैं पढ़ने वाले लोगों के, वो अपसारी दर्पण ही होता है, तो माइनस वाला है, वो कॉमन है, वो कोई बड़ी बात नहीं। तो ध्यान लिख, ये बना लेना, यहाँ पे लिख लो। यहाँ पर नोट में लिख लेना एक छोटी सी बात कि उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है, और अवतल लेंस यानी कि अपसारी लेंस अपसारी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। और यहां पर स्मॉल एफ क्या है? लेंस की फोकस दूरी है। लिख लिया।
इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला और लिख लो जो हमने दर्पण में भी लिखा था, बस उसमें थोड़ा सा चेंज है कि हमारे लेंस की जो फोकस दूरी का व्युत्क्रम है वो बराबर होता है 1/v माइनस 1/u के। तो वहां पर ये प्लस आता था, यहां पर ये माइनस है, बस इतना सा अंतर है। वहां पर लिखा था ना 1/u प्लस 1/v, बस। और ध्यान रखना यहां f है लेंस की फोकस दूरी, v है हमारे पास प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, u है अपने पास वस्तु या बिंब की लेंस से दूरी। नेत्र तो हमने पढ़ ही लिया था बायो में। अच्छा, नहीं पढ़ा था क्या? रोग भी नहीं पढ़ा, पढ़ लेंगे। अरे पहले तो एक बार तो पढ़ लो, दोबारा तो टोटल कितने बच्चे हो जाते हैं तुम्हारे बैच में, सब मिला के, सारे बैच मिला के अभी क्लास में? चार बैच मिलाने के बाद। तो यही तो प्रॉफिट है, तुम तो एक्स्ट्रा ले रहे हो, वही तो देखे गए। हाँ, वो अच्छे उपभोक्ता घूम रहे होंगे बेचारे कहीं। लिख लिया? तो अब सिंपल सी बात है, वहां पर क्या हुआ था, उत्तल लेंस के जो प्रतिबिंब बन रहे थे वो, उत्तल दर्पण के जो प्रतिबिंब बन रहे थे वो आभासी थे, और आपके जो अवतल दर्पण था उसके प्रतिबिंब वास्तविक बन रहे थे। यहां उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अभिसारी जो लेंस है वो है अपना उत्तल, क्योंकि उसके प्रतिबिंब कन्वर्ज होकर बन पाएंगे। अब अपसारी वाला तो वैसे ही फैला रहा है, तो इसीलिए यहां पर हम जो उत्तल लेंस के प्रतिबिंब पढ़ेंगे वो ज्यादा होंगे, वास्तविक होंगे, और जो अवतल लेंस के प्रतिबिंब बनेंगे वो आभासी होंगे। ठीक है, तो इसमें हेडिंग डाल लो, उत्तल लेंस के प्रतिबिंब।
और इसमें पहला केस जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ऐसे डायग्राम से बनवाए या फिर चार्ट ही बनवा दे फटाफट? उसमें सीधे याद रखना पड़ेगा तुम्हें। मिक्स तो देखो वैसे भी होना ही है, सबके होता है, साइंस वालों के भी होता है, सबके होते हैं मिक्स। दर्पण की जगह वहां एग्जाम में जाके लेंस हो जाता है, लेंस की जगह दर्पण हो जाता है। चलो बना देते हैं डायग्राम। तो वो एक साथ याद करते हैं, इसीलिए सब मिक्स भी होता है, किसी का कहीं चला जाता है। चलो कोई नहीं। ये कोई लेंस का केंद्र बिंदु O है, यहाँ कोई लेंस का फोकस बिंदु F है, और कहीं अनंत से कोई किरण आ रही है। तो यहाँ पर कोई अनंत से किरण आ रही है, यहाँ पर भी कोई अनंत से किरण आ रही है, और ये किरण फिर कन्वर्ज होकर फोकस से जा रही है। तो यहां से वस्तु का जो प्रतिबिंब है, अगर वस्तु अनंत पर हो तो फोकस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा और बिंदु समान बनेगा, क्योंकि अनंत से कोई चीज रखी हुई है अनंत पर, और इधर कहाँ है पता नहीं। तो ध्यान रखना, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर वास्तविक एवं अत्यंत छोटा, यानी कि बिंदु समान बनता है।
लिख लिया। इसे उल्टा भी कह सकते हो तुम, उल्टा भी बन सकता है प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा, क्योंकि बिंदु समान है तो उल्टा ही बनेगा। लिख लिया। रुको रुको, एक और हो जाएगा। लिख लिया। ये किसी ने क्या कर दिया? पता है साउंड प्रूफ चीज रूम्स में क्या किया जाता है? सिंपल सा, ज्यादा बहुत सिंपल सा है साउंड प्रूफ रूम बनाना, बहुत आसान। घर पे तुम सस्ते में फ्री में बना सकते हो। कुछ नहीं, ये कार्डबोर्ड के अंदर ये छोटे छोटे से चौकोर से लाइनें क्यों बनाई गई हैं? ताकि ध्वनि जब यहाँ से जाए तो वो इन्हीं से के अंदर फंस कर रह जाए, ध्वनि का विवर्तन हो तो वो यहाँ की ध्वनि उधर ना जा पाए, इसलिए चौकोर चौकोर से खाने हैं। और डिजाइने भी बना सकते हैं, जैसे कुछ ऐसे ट्रायंगल वाले भी आ गए हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, वो भी है। और इसके पीछे कुछ नहीं होता है कि ये रुई सी भरी रहती है और खोखला जगह होती, खाली जगह होती है। मतलब दीवार दीवार से तुम लगभग 1-2 इंची जगह छोड़ो और उसके बाद में ये बोर्ड लगा दो, हो गया साउंड प्रूफ। क्योंकि वायु एक इंसुलेटर की तरह काम करती है, ध्वनि इधर से उधर जा नहीं पाती, और तो वो इंसुलेटर है और यहाँ ध्वनि फंसकर रह गई, बात खत्म। तो अगर किसी को भी अपने घर में साउंड प्रूफ रूम बनाना हो तो बहुत ऐसे कार्डबोर्ड लिया हो, सस्ते से आते ही, और खुद ही चिपका दो। थोड़ा सा बीच में बस गैप रख देना, हो गया काम खत्म। क्योंकि दूसरा रूम बगल में ही है ना, उधर की इधर ना आए इसलिए। तो दूसरा केस है अपना, जब वस्तु 2F पर स्थित हो। तो यहां पर हम मान लेते हैं तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट तो है आपका F, और ये F की दुगनी दूरी 2F। ऐसे ही यहां पर भी जो बिंदु है वो F फोकस बिंदु, और ये उसकी दुगनी दूरी 2F। तो जब वस्तु अपनी 2F पर स्थित हो तो यहां पर मैंने ये वस्तु स्थित कर दी, ठीक है। अब जब ये वस्तु यहां पर स्थित कर दी तो यहां से प्रकाश की किरण निकली, यहां तक गई, और फिर ये प्रकाश की किरण यहां फोकस से होती हुई ऐसे निकल रही है। फिर इसी प्रकार से अपनी ये जो प्रकाश की किरण है इस फोकस से होती हुई गई, इस फोकस को थोड़ा इधर बना देते हैं, और फिर इसके बाद में ये प्रकाश की किरण ऐसे यहां से चली गई। तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो इस बिंदु पर बनेगा जहां ये दोनों लाइनें काटी हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, इसको ऊपर लिख देते हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बनेगा आपकी, और ये वाला जो बिंदु है तुम्हारा ये है 2F। तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का और 2F पर ही बनेगा। तो जब वस्तु को हम 2F पर रखते हैं इधर, तो वो दूसरी तरफ 2F पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और उल्टा बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब 2F पर वास्तविक
उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का वस्तु के बराबर आकार का बनता है। बना लिया। तो आज के लिए फिर इतना ही करेंगे। जल्दी बना लो तो एक और कर ले। नहीं, घर पर जाकर थोड़ा याद कर लेना इनको, नहीं तो भूल जाओगे 2 दिन बाद। कई लोग तो 2 घंटे बाद भी भूल जाएंगे। तो दोबारा याद करो, सब भूलते हैं पर रिवीजन तो करना ही पड़ता है। तो बाद में पढ़ लेना, छुट्टियां आ रही है अभी दिवाली की, 5 दिन में पढ़ लेना। तो अब छुट्टियों के अंदर तो तुम घर के काम करते हो, तो फिर कैसे होगा? तुम कोई सरकारी ऑफिस में थोड़ी बैठे जो छुट्टियां मनाओगे। तुम्हें तो सरकारी ऑफिस चाहिए, तो छुट्टियां खराब करनी पड़ेंगी। चलो बाकी फिर बातें कल।